तुम्हारे ये तीखे विचार अगर ब्राह्मणों को पता चल गया तो तुम संकट में पड़ जाओगे। पर ब्राह्मणों के आस्था से तो अंग्रेज भी उलझ नहीं पाए। मुझे ब्राह्मणों की आस्था से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के इन्हीं आस्था के कारण पिछड़े और स्त्रियां उनके गुलाम बन गए। उसे तो मैंने बच्चा समझा था, लेकिन ये ज्वाला निकला। सावित्री, पहली बार ऐसा हुआ है कि पेशवा ने किसी को दंड नहीं दिया। आपने ये खबर सुना के ना मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मेरे भीतर जो धर्म को लेकर डर है ना, वो शायद अशिक्षा के कारण ही है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली पीढ़ियां भी धर्म से डरे जिस तरह की मैं डर रहा हूँ। रुकिए। कौन हो तुम? और तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारा रास्ता रोकने का? सुना तुम ज्योति का बल? ज्यादा बल बनने की कोशिश मत करो, अन्यथा निर्बल हो जाओ। सुना हमने क्या कहा? आज से पढ़ने का विचार अपने मन से निकाल दो। हमारी हिम्मत कैसे हुई कि स्त्री का रास्ता रोकने की? सुनो सावित्री, ज्योति तुम्हें अकेले नहीं बचा सकता। वो इतना बलशाली नहीं कि पेशवा से लड़ सके। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। और रही बात सेठ जी की, तो वो तुम सबके लिए अकेले ही काम। और ये उल्टा विचार भी तुम्हें ज्योति ने पढ़ाया होगा। एक स्त्री स्वयं अपनी रक्षा कर सकती है। परंतु पता है, ज्योति तो चाहता है कि तुम्हें कुछ हो जाए और वो दूसरा विवाह करे। परंतु आश्चर्य की बात है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी स्त्री होकर अपनी पत्नी की छोटी सी चालाकी न समझ सकी। तुम्हें सच बताना था सो कह दिया। और हां सावित्री, अंग्रेज राज में इस तरह एक अकेली स्त्री को इस तरह आना जाना ठीक नहीं। क्या है ना, हम ब्राह्मण भलाई की बात कहे बिना रह नहीं पाते। सच कहना था सो कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो। अब तुझे समझ में आ गया होगा ना? विधवा आश्रम से भागने की क्या सजा होती है? देखो बेचारी की हालत क्या हो गई है। अच्छा हो या बुरा, ये विधवा आश्रम ही तेरा घर है। अब की बार तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती की तो तुझे भूखा मारूंगी यहाँ पे। अब बैठी क्या है? ये पूरा कपड़ा धो के ला। आई, इसने 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। मैं धो देती हूँ ना इसके बदले कपड़े। तो उसने जो पाप किया है उसकी सजा भी तू ले ले। जास्त बोलू नकोस, नाही तर जबान हासडून ठेवीन। मनसा का आश्रम का नियम है
जो गलती करेगा वो ही सजा पाएगा। अब बैठी क्या है, ये सारा कपड़ा धो के ला, तभी तेरे को भोजन मिलेगा। बहन, हम विधवाओं के जीवन में दुख और दुर्भाग्य ही लिखा है। दुर्भाग्य ना होता तो हम विधवा ही क्यों होती। पर यहाँ यही पूना में एक ज्योति नाम का युवक है जो स्त्रियों के इस दुर्भाग्य के लिए लड़ रहा है। ज्योति, उसी के कारण तो मैं जीवित हूँ, उसी के कारण तो मुझे ये उम्मीद मिली है कि एक ना एक दिन न केवल स्त्रियों की बल्कि विधवाओं के भी जीवन में बदलाव आएगा। सावित्री, मुझे सेठ जी को ये बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो व्यर्थ ही परेशान हो जाएंगे। सावित्री, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? अरे कुछ भी तो नहीं, आपको तो बस व्यर्थ ही आदत हो गई है मेरी चिंता करने की। तुम्हें बिल्कुल झूठ बोलना नहीं आता सावित्री, पकड़ी जाती हो, इसलिए झूठ मत बोलो। सच बताओ, क्या हुआ? अरे बोलो। वो आज जब मैं विद्यालय से लौट रही थी तो हाँ, अच्छा, तो पेशवा का साम और दाम काम ना आया तो तीसरी नीति अपना रहा है तुम्हें शिक्षा पाने से रोकने के लिए। तीसरी नीति? हाँ सावित्री, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां बनाई है उसने ब्राह्मणों द्वारा लोगों को रोकने के लिए। साम और दाम काम कर न पाए तो अब गुंडों से तुम्हें भय दिखा रहा है, मगर तुम डरो मत। अगर तुम्हारे मन में उन गुंडों को लेके कोई भी भय है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम्हारी शिक्षा अधूरी नहीं छूटने दूंगा। मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। वो गुंडे बेशक ही शरीर से बहुत बलिष्ठ दिखते हैं, पर बुद्धि से बहुत ही कमजोर है। और मैं तो ये जानती हूँ कि कठपुतली मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली कभी हो ही नहीं सकती। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी शिक्षा अधूरी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपकी या मेरी नहीं, बल्कि हर स्त्री का जीवन बदलने की है। सावित्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन हो चुका है। इस लड़ाई में तुम्हारी हार बिल्कुल नहीं होगी, हम जीतेंगे। प्रतिबद्ध हूं बहुजन समाज की प्रगति के लिए। अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ, पिछड़े और जरूरतमंदों को सही राह बतलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जी हां, प्रतिबद्ध हूं, संबद्ध हूं। शीत से, ताप से, धूप से, हिमपात से, जीवन से, मृत्यु से,
नाश निर्माण से, तिमिर से प्रकाश से, दंभ से मान से, अणु महान से, यश से कलंक से, नाम दुर्नाम से, जी हां संबद्ध हूं, आबद्ध हूं आने वाली पीढ़ियों की दंतुरित शिशु सुलभ हास में, लाख लाख मुकुड़ों के करुण हुलास में प्रतिबद्ध हूं, संबद्ध हूं, आबद्ध हूं। काव्या बेटा, नागार्जुन की इस कविता की तरह थी ज्योतिबा और सावित्री की प्रतिबद्धता। वे समाज और पेशवा का क्रोध, द्वेष, आक्रोश सब कुछ उमंग और खुशी से सहने के लिए तैयार थे। हाय सिस, हाय काका। उफ, कितनी गर्मी है यार। बिजली नहीं है क्या? बिजली नहीं है बेटा। बिजली नहीं है? अरे तो फिर आप लोग कैसे रहते हो यहाँ पर? अमेरिका के अंदर 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाती। बेटा तुम फिर अमेरिका ही क्यों नहीं चले जाते? अरे जरा सोचो बेटा, उस जमाने में बिना बिजली के लोग कैसे रहते होंगे यहाँ? ऋषि, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर घूमो, ठीक है? ओह, दैट्स ग्रेट। तो फिर मैं अभी गया और अभी आया। कैसे है ये आजकल के युवा? जरा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। काका, आज का यूथ ऐसा ही है। ये अपनी तरक्की के लिए यूएस तो जा सकते हैं, लेकिन समाज के सुधार के लिए सावित्रीबाई और ज्योतिबा की तरह यहाँ नहीं रुक सकते। अफसोस। काका, क्या पेशवा के धमकाने के बाद भी सावित्रीबाई ने अपनी टीचर की ट्रेनिंग पूरी करी? और किस तरह करी? अपनी प्रतिबद्धता के द्वारा। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को अपने से अधिक अपने समाज की चिंता थी। इसलिए 4 साल तक पेशवा और समाज के द्वारा दी गई परेशानियों के बावजूद भी आखिरकार उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ही ली। और वो दिन शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल चलाने वाली मिस फरार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि जैसा ही था। मैडम फरार आ रही है। मैडम, मैडम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैडम, कोई विशेष बात थी क्या? बहुत खास। कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज भारतीय महिला जो शिक्षिका की ट्रेनिंग ले रही है, तुम उनमें से पहली महिला हो जिसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और भारत की पहली महिला शिक्षक बनी। ये तुम्हारी सर्टिफिकेट। आज से तुम स्टूडेंट नहीं, शिक्षक बन गई। और मेरी आदर्श भी, मैं भी आपकी राह पर चलकर एक दिन बहुत बड़ी शिक्षिका बनना चाहती हूँ। एक और सर्टिफिकेट। क्या हुआ सावित्री, तुम इतना ग्रेट काम की हो, फिर भी इतनी उदास क्यों दिख रही हो? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है।
मैं तो बस ये सोच रही थी कि इस सर्टिफिकेट का क्या मूल्य है जब मैं किसी को पढ़ा ही नहीं सकती। माय डियर, ये सब मत सोचो। तुम क्यों नहीं पढ़ा सकती? तुम जरूर पढ़ाओगी। आज अहमदनगर में सिर्फ एक स्कूल है भारतीय लड़कियों की शिक्षा के लिए, लेकिन अंग्रेज सरकार बहुत सारे कॉलेजेस बनाने वाली है। तुम शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकती हो और उसकी नौकरी भी कर सकती हो। लेकिन मैडम, अंग्रेजों द्वारा खोले गए विद्यालय में तो ज्यादातर उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, या फिर भारतीय ब्राह्मणों के। और भारतीय ब्राह्मणों के लड़के, भारतीय लड़कियां तो अभी विद्यालय से कोसों दूर है। और जिन लड़कियों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो तो स्कूल जाती ही नहीं। फिर इस सर्टिफिकेट का, इस विद्या का क्या लाभ है? सावित्री, विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है तुम शिक्षक के पद पर नियुक्त ना हो या ना चाहो, लेकिन तुम दूसरों के लिए एक आदर्श हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा व्यवहार लोग उससे सीख लेंगे। पर तुम्हारे आसपास, तुम्हारे पड़ोस में तुम औरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। तो तुमने भारतीय धारणा को बदला है कि औरतें स्कूल नहीं जा सकती। तुमने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया है और तुम इसका कारण, तुमसे सब सीख लेंगे। Congratulations, celebrate it. Don't think. नहीं हुआ है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे साम दाम दंड भेद का कुछ भी असर उस ज्योति पर नहीं हो रहा है। आखिर वो है किस खेत की मूली? हम उसे जितना भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही आगे बढ़ता जा रहा है। आपके समझाने के बावजूद भी उसकी पत्नी नहीं डरी सरकार, बल्कि वो तो अहमदनगर जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली। सुनने में आ रहा है कि उसने अपनी शिक्षा प्राप्त भी कर ली है और जल्द ही वो भारत की पहली महिला शिक्षक बन जाएगी। स्त्री शिक्षक? अगर एक स्त्री शिक्षक बनेगी और पिछड़ा सुधारक बनेगा तो हम ब्राह्मण क्या करेंगे? नहीं, रोकना होगा उसे। किसी भी हालत में उसे रोकना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं माना तो हम उसकी हत्या करवाने से भी नहीं हिचकेंगे। पेशवा महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे अधर्मियों की हत्या करके हमें पुण्य ही मिलेगा, लेकिन ऐसे अधर्मियों की हत्या कर हम अपने हाथ क्यों रंगे? तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं गोविंदराव और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। ये जो ज्योति और सावित्री है ना, वो पक्के अधर्मी है। लेकिन गोविंदराव बहुत ही धर्मवी व्यक्ति है। वो धर्म से बहुत डरता है। यह डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम लोग गोविंदराव की कमजोरी को अच्छी तरह से जानते हो। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। गोविंदराव अगर समझ जाए तो उसमें उसकी और उसके परिवार की ही भलाई है। वो जरूर समझेगा।
सावित्री, सावित्री, बैठिए। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैडम मिशेल मिली थी, बता रही थी कि तुमने आज शिक्षक बनने की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। हाँ, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। आज हमारा सपना भी पूरा हो गया और मैंने अपनी शिक्षक बनने की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली। हाँ सावित्री, आज हम दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा। आज तुमने अपने साहस और आत्मबल से वो कर दिखाया है जो यहाँ सिर्फ अंग्रेज स्त्रियां ही कर सकती थी। तुम भी शिक्षक बन सकती हो। क्या हुआ? इतना बड़ा दिन है और तुम खुश नहीं हो? क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने अपनी शिक्षा तो पूरी कर ली है, पर मेरी शिक्षा का अर्थ क्या है? मैं पढ़ाऊंगी किसे? सावित्री, तुम किसी भी मिशनरी स्कूल में शिक्षक बन सकती हो। वहां तो पहले से ही बहुत सारे शिक्षक हैं। मिशेल मैडम जैसे लोग अंग्रेज लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और ब्राह्मण के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। मेरी शिक्षा का तो तब तक कोई मूल्य नहीं जब तक भारतीय लड़कियां स्कूल ना जाएं। हाँ सावित्री, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। मैं भी इसी चिंता में हूँ। हमें किसी भी प्रकार से यहाँ की स्त्रियों को शिक्षित करना पड़ेगा, वरना समाज की स्थिति नहीं सुधरेगी। लेकिन कैसे? यहाँ तो लोग अब भी अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने से डरते हैं। वो इसलिए सावित्री क्योंकि अब तक उनके बीच कोई ऐसा शिक्षक नहीं था जिस पर वो विश्वास कर सके, जो उनका अपना हो। मैंने तुम्हारी और ज्योति की कुंडली देखी और पाया। क्या पाया? यही कि ज्योति तुम्हारा पिछले जन्म का शत्रु है। हमसे अपना देश और समाज है। हम सुधरेंगे तो अपना देश और समाज सुधरेगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि खुद सुखी बनने के अलावा मैं समाज को सुखी करूं। उसके लिए चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े। पापा, मैंने एक बात तय कर ली है। मैं नौकरी करके मेरा वक्त और मेरी शिक्षा दोनों बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ, तू क्यों नौकरी करेगा? तुझे खिलाने पिलाने के लिए मैं तेरा बाबा भी जिंदा हूं ना।